हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो एकदम अच्छे क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, उसे करेंगे। इस वीडियो में हम 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। डुअल नेचर हो गया, उसके बाद एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, इन चारों चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास दे रखा था कि जब इलेक्ट्रॉन सी से बी में जंप करता है तो जो रेडिएशन निकलता है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, फिर इस केस में लैम्डा 2 है, और थर्ड वाले केस में जब सी से ए में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो रेडिएशन निकलता है उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 3। और आपको इन तीनों में रिलेशन निकालना बच्चों। तो देखिए, लैम्डा 1 के लिए अगर बात किया जाए, फॉर लैम्डा 1, तो एनर्जी जो होता है बच्चों वो होता है hc बाई लैम्डा। तो आप गौर से देखिए, C से E में जंप कर रहा था, एनर्जी कितना रिलीज होगा, तो EC माइनस EB हो जाएगा। EC माइनस EB, ज़्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप कर रहा है। और ये हो गया किसके इक्वल, hc बाई लैम्डा 1। इसे लिख दीजिए इक्वेशन 1। फॉर लैम्डा 2 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन बी से ए में जंप कर रहा है, तो एनर्जी कितना रिलीज होगा, EB माइनस EA, और वो जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 2। ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा 2, इक्वेशन 2 हो जाएगा। उसी तरह थर्ड वाले केस के लिए लैम्डा 3 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर लैम्डा 3 एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा EC माइनस EA इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा 3। अब आप गौर से देखो बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को क्या कीजिए, ऐड। अब जैसे इसे ऐड करेंगे EB कट जाएगा, क्या आ जाएगा, EC माइनस EA आ जाएगा। आप गौर से देख लीजिए, इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो, और इधर क्या बचेगा, hc कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2, क्योंकि हमने ऐड किया है। और EC माइनस EA किसके इक्वल है, hc बाई लैम्डा 3। तो EC माइनस EA की जगह लिख दीजिए hc बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू hc, और ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। ये hc से hc कैंसिल हो जाएगा, रिलेशन क्या आ गया, 1 बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1 बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। फिर रेसिप्रोकल कर दें, ये आ गया फाइनल रिलेशन, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2, ये है रिलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बोर का सेकंड पोस्टुलेट एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट में बोला गया था एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों वो इंटेग्रल मल्टीपल होता है किसका, h अपॉन में 2 पाई का। तो इस केस में हमसे ग्राउंड स्टेट की बात की जा रही है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो l की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन में 2 पाई, जो कि सेकेंड ऑप्शन था बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोला गया, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ वेव ऑफ मूविंग पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन, जो डी ब्रॉगली वेव है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। और बच्चों तो याद रखना, जो डी ब्रॉगली वेव एसोसिएट होता है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल से होता है। तो चाहे वो चार्ज हो या ना हो, उसके अंदर बस क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और वो मूव करना चाहिए। मूव होगा तो वेलोसिटी मोमेंटम होगा, मास तो होगा ही होगा। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन डिपेंड किस पे नहीं करता है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो ये याद रखिए, मोस्ट प्रोबेबली ये जो केस स्टडी का क्वेश्चन है ये आएगा सेमीकंडक्टर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है केस स्टडी में, और ये लास्ट के भी चैप्टर है, तो केस स्टडी मोस्टली लास्ट चैप्टर से ही आता है। तो ये उम्मीद है कि केस स्टडी का एक क्वेश्चन तो सेमीकंडक्टर से आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड, एब्सोल्यूट जीरो पर जो एनर्जी होता है बच्चों उसे बोलते हैं फर्मी एनर्जी। आपको याद रखना, उसे बोलते हैं फर्मी एनर्जी। सेकेंड है, इन डिप्लीशन रीजन
ऑफ अनबाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड आर, जो डिप्लीशन रीजन है उसमें इमोबाइल आयंस होते हैं, यानी कि फिक्स चार्ज होते हैं, वो मूवेबल चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ओनली इलेक्ट्रॉन नहीं, ओनली होल नहीं, बोथ इलेक्ट्रॉन होल नहीं, ओनली फिक्स्ड आयन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इन फॉरवर्ड बाइसिंग द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन। जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं डिप्लीशन लेयर कम हो जाता है तो पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा। तो इन फॉरवर्ड बाइसिंग द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड डिक्रीज है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और रिवर्स बायस डायोड फोर्थ में बोला है कि इसमें से कौन सा रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस के लिए आपको क्या याद रखना है? रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा? ये वाला P है और ये N है। तो रिवर्स बाइसिंग में P वाला होगा लोअर पोटेंशियल पे और N वाला होगा हायर पोटेंशियल पे। इसमें देख लीजिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में P वाला है लोअर पे और N वाला है हायर पे। बाकी B में देख लीजिए, ये हायर ये लोअर, ये फॉरवर्ड बाय, ये 0 हो गया हायर और -2 हो गया लोअर, ये 2 हो गया हायर -3 हो गया लोअर। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो P वाला जुड़ा हुआ है लोअर पोटेंशियल से, N वाला जुड़ा हुआ है हायर पोटेंशियल से। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। इसी के और में पूछा गया है पीएन जंक्शन डायोड इज यूज एज रेक्टिफायर। सबको पता है पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है एज ए रेक्टिफायर, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए बच्चों, हमारे पास है 5 असर्शन रीजन अच्छे। देखिए फर्स्ट है, इसमें असर्शन बोला गया है एट 0 केल्विन जर्मेनियम इज सुपर कंडक्टर। बिल्कुल गलत है। 0 केल्विन पे जो सेमी कंडक्टर होता है वो एज अ इंसुलेटर काम करता है। तो याद रखना 0 केल्विन पर जर्मेनियम सुपर कंडक्टर है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा रीजन में क्या लिखा हुआ है? एट 0 केल्विन जर्मेनियम ऑफर 0 रेजिस्टेंस। नहीं, जब ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा तो 0 रेजिस्टेंस नहीं होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। तो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। अब देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर हो टिक कर लेना। असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। सेकेंड असर्शन रीजन क्वेश्चन देखिए, बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो द वेव नेचर ऑफ लाइट। गलत। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लाइट के पार्टिकल नेचर का पता चलता है, तो इसमें लिख दिया वेव नेचर, ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नहीं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। दोनों गलत है, ऑप्शन साइड डी होगा, इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी ऑफ एन प्योर सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बिल्कुल सही है। जो कंडक्टिविटी होती है इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? इंक्रीज है। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में बोला गया कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर इज हायर देन एन पी टाइप। ये गलत है, क्योंकि जो डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है, जो डोपिंग किया हुआ सेमीकंडक्टर, वो प्योर सेमीकंडक्टर से ज़्यादा कंडक्टिविटी रखता है। यानी कि जो एक्सट्रिंसिक होता है, जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसकी कंडक्टिविटी प्योर वाले सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होता है, ना कि कम होता है। तो यहाँ पर लिख दिया कि प्योर वाले का कंडक्टिविटी क्या होगा? इम्प्योर यानी पी टाइप से क्या है? हायर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। असर्शन सही है और रीज़न गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे बोला गया है सेशन में द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय लाइट बीम इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। उसके बाद रीजन में बोला गया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही। वर्क फंक्शन जो होता है वो मेटल की प्रॉपर्टी होता है, रेडिएशन की प्रॉपर्टी नहीं होता। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है। nth ऑर्बिट में एनर्जी होती है -13.4 अपॉन में 13.6 अपॉन में n स्क्वायर। तो इसमें बोला गया है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की जगह जब 2 डालेंगे आप तो -13.6/4, ये सॉल्व करके -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। ये तो असर्शन सही हो गया। रीजन है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम एनी हायर स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि सेकेंड ऑर्बिट n = 2 इन हाइड्रोजन एटम द बामर सीरीज इज ऑब्टेन। ये भी बिल्कुल सही है। किसी भी स्टेट
स्टेट से फर्स्ट में जंप करेगा तो लाइमन, सेकेंड में जंप करेगा तो बामर, थर्ड में जंप करेगा तो पास्चन, इस तरह से होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से फर्स्ट में जंप करता है तो लाइमन सीरीज ऑब्टेन होता है। जब इलेक्ट्रॉन एनी हायर एनर्जी स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है तो बामर सीरीज ऑब्टेन होता है। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें मेटल का वर्क फंक्शन यानी कि फाई नॉट दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी न्यू दे रखा हमारे पास 5 × 10⁻15 हर्ज, ये दे रखा है इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। फाइंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, आपको के मैक्सिमम निकालना है और स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 निकालना है। तो देखिए बच्चों इसमें आपको आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करना पड़ा, जो कि क्या होता है H न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो बच्चों हमें ये तो दे ही रखा है, बस ये निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी आसानी से निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं एच न्यू, यानी हम एनर्जी निकालते हैं। ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, यही हमें नहीं पता, ये निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू। तो यहाँ पे एच न्यू से जो एनर्जी निकलेगा वो निकलेगा बच्चों आपको किस में, जूल में, लेकिन हमें वर्क इसमें करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसे हमें डिवाइड करना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 से हमें डिवाइड करना होगा तो जाके ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। H की वैल्यू लिख दीजिए 6.6 × 10⁻⁻34, न्यू हमारे पास दे रखा 5 × 10⁻15 अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। तो मैं अप्रॉक्सीमेट कर दूँ, ये लगभग 4 के करीब हो जाएगा, तो 4.1 के करीब इसे ले लेता हूँ। इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए हो जाएगा ये 33 यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी ये अप्रॉक्सीमेट एनर्जी जो आएगी हमारी तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट 4 हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग। तो अप्रॉक्सीमेट आप सॉल्व कर लेना, मैं अप्रॉक्सीमेट 4 लिख देता हूँ इसे ना। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी 34, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आ गई। अगर 4.1 लोगे तो भी कोई दिक्कत, आप देख लेना सॉल्व करके कितना है। मैंने 4 ले लिया लमसम, ये आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी हो गया कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना दे रखा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ से हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक पार्ट का आंसर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हमें क्या निकालने के वाला सेकेंड पार्ट, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो EV0 के इक्वल होता है। ये हमारा निकला क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है EV0। तो E से E कट जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 2 वोल्ट, हमारा आंसर आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई एंड डेंसिटीज ऑफ 2 न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक मास 1 और 8। तो आपको इसके लिए याद रखना होगा बच्चों, जो रेडियस होता है वो R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3 होता है न्यूक्लियर रेडियस। तो यहाँ से R1/R2 जो आ जाएगा वो A1/A2 का क्यूब रूट आ जाएगा। तो आपसे रेडियस का रेशियो पूछा गया, R1/R2 क्या आ जाएगा 1/8 का क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट 1 होता है और 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो आंसर आ जाएगा 1:2। और जो डेंसिटी होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी ρ1/ρ2 जो आएगा ये 1:1 आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोला गया, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पर न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड नहीं करता, इसे आपको शो करके दिखाना है। तो हमने क्या ले लिया, m क्या है, लेट m इज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। ईच न्यूक्लियन का है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हमने मास क्या ले लिया m। तो डेंसिटी क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं,
एटॉमिक मास जितना ही, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, इसी को हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो टोटल न्यूक्लियॉन हो गया हमारे पास A, और एक न्यूक्लियॉन का मास है m, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, A इंटू एम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमें स्फेरिकल मानते हैं न्यूक्लियस को। ये रो हो जाएगा m इंटू ए, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये 4 पाई आ जाएगा। और आर की वैल्यू पीछे बताया R0 a की पावर 1/3, और इसका हमें क्या करना होगा, क्यूब करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 3ma अपॉन में 4 पाई, और ये हो जाएगा R0 का क्यूब, और यहाँ से a आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से शो हो गया कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि a से a कैंसिल हो गया। तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ फोटो करंट और पोटेंशियल के, एनोड और कैथोड के पोटेंशियल के बीच में ये ग्राफ बना हुआ। 3 ग्राफ है, ए ये वाला है, और ये वाला जो है ये बी है, और यहाँ जो बना हुआ ये सी है। आपको बताना है वो किसके लिए सेम फ्रीक्वेंसी होगा, कौन सा ग्राफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को डिपेंड करता है। तो बच्चों याद रखना, फ्रीक्वेंसी जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और जो फोटो करंट है वो डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो आपको देखना है इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बोला सेम फ्रीक्वेंसी कब होगा, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। तो आप गौर से देखिए यहाँ पे सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है बट डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट होगा। तो फोटो करंट भी क्या होगा, अलग अलग। वो बिल्कुल दिख रहा है ए और बी वाले का फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन फोटो करंट अलग अलग है। बी वाले का ज़्यादा और ए वाले का फोटो करंट कम है, तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, अलग अलग। तो इसमें आंसर आएगा ए कॉमा बी। उसके बाद सेम इंटेंसिटी होना चाहिए। सेम इंटेंसिटी का मतलब करंट सेम होना चाहिए। तो करंट सेम इसका है, देखो बी और सी वाले का, ये बी है, बी और सी वाले का करंट सेम है, बट क्या होना चाहिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सी वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, अब बी वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। तो बी और सी क्या हो गया, बी और सी में करंट सेम है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सेम होगा, और क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है तो बी और सी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अलग अलग। तो सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा बी कॉमा सी। दोनों चीज अलग अलग, डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। था डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए करंट भी अलग अलग होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो आप गौर से देखिए ए वाले को और सी वाले को, ए वाले और सी वाले का, ये ए है, ए और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग तो फ्रीक्वेंसी अलग है। ए और सी वाले का करंट भी अलग अलग है, सी वाले का करंट ज़्यादा, ए वाले का करंट कम है। तो ए और सी क्या है, जिसका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी अलग और फ्रीक्वेंसी भी अलग। आंसर हो जाए ए और सी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, लेकिन ये वीवीआई में काउंट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया, इसलिए मुझे ये बताना होगा। तो मैंने बहुत सारे डेटा इसको लिख करके रख लिया आसानी के लिए, नहीं तो कैलकुलेशन करना बहुत टाइम लग जाएगा। ऑब्टेन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, ये आपको न्यूक्लियाई दे रखा था, इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालना था, और आपको मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मास हो गया, यानी ये कैपिटल एम हो गया, ये आपको दे रखा था कैपिटल एम, मास ऑफ न्यूक्लियस। और एक यू जो था, एक एटॉमिक मास यूनिट दे रहा 391 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में सी स्क्वायर। तो बच्चों हम जानते हैं एनर्जी होता है एम सी स्क्वायर। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा एनर्जी, तो मास की जगह क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मास डिफेक्ट इनटू में सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी, अब मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास अब माइनस न्यूक्लियस का मास, यही किया जाता है। तो प्रोटॉन का मास कैसे निकाला जाएगा, एक प्रोटॉन का मास इनटू में नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास एक न्यूट्रॉन का मास इनटू में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, माइनस न्यूक्लियस का मास।
तो प्रोटॉन का मास लिखा और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो लिखा होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख दिया। उसके बाद न्यूट्रॉन का मास यहाँ से देख के लिखा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 56 माइनस 26 यानी 30 हो जाएगा, माइनस न्यूक्लियस का मास हो जाएगा। न्यूक्लियस का मास हमारे पास दे रखा है तो यहाँ पुट करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बच्चों ये आ जाएगा। आप देख लीजिएगा सॉल्व करके यही आएगा इनटू में Ca²। तो जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे U की एटॉमिक मास यूनिट की तो आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन Ca²। Ca² से Ca² कैंसिल हो जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 492.26 मेगा इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे करके जाना।